हेलो फ्रेंड्स, आज का जो लेक्चर है वो आपने जैसे शुरुआत किया था कल प्रीवियस वीडियो में, तो वहाँ पे हमने कुछ सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस तक बताया था आपको, और उसी में कैलकुलेशन चल रहा था। कैलकुलेशन में हमने आपको बताया था 1F कैसे आता है, तो हमने स्टार्ट किया था। अगर आपको याद हो तो हमने यहीं से स्टार्ट किया था। जैसे देखिए NaCl है, अगर NaCl की हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो हमें यहाँ पे क्या मिलता है? हमें मिलता है Na प्लस और प्लस Cl माइनस। ये हमें यहाँ पे मिलता है, ये आपको मालूम होगा। एक्वस एक्वस NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, तो NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो आप कैथोड पे देखिए, ऐड कैथोड, कैथोड पे कौन जाएगा? Na प्लस, और Na प्लस जाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन गेन करके एक इसमें कन्वर्ट हो जाएगा Na सॉलिड, ठीक, Na सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी आप एक मोल सोडियम सॉलिड जो है प्रोड्यूस कर रहे हैं एक मोल इलेक्ट्रॉन से। ध्यान दीजिएगा, एक मोल इलेक्ट्रॉन से एक मोल सोडियम सॉलिड प्रोड्यूस कर रहे हैं, और एक मोल सोडियम का मतलब होगा 23 ग्राम। एक मोल सोडियम का मतलब होगा 23 ग्राम। इसका मास कितना होता है? एटॉमिक मास 23 होता है। तो अब इसी तरह से अगर Cl माइनस को आप देखते हैं, Cl माइनस भी जो है अगर ये कन्वर्ट हो रहा हाफ Cl2 और प्लस इलेक्ट्रॉन, ठीक, यानी Cl2 जो है अगर आप खुद गौर से देखिए, Cl माइनस Cl2 में कन्वर्ट हो रहा है। ये कहां पे? एनोड पे, या इसको आप लिख सकते हैं, तो ये कितना मोल बना हुआ है? यहाँ पे एक मोल इलेक्ट्रॉन मिलने पर आपको हाफ मोल Cl2 मिल रहा है, हाफ मोल Cl2 मिल रहा है। अगर इसी को हम लोग 2 कर दें, 2Cl माइनस गिव्स Cl2 और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब है 2 मोल क्लोरीन जो है, 2 मोल इलेक्ट्रॉन से आपको कितना मिल रहा है? 1 मोल क्लोरीन, यानी इसका मास कितना हो जाएगा? 71 ग्राम। 71 ग्राम मोल से आप बता सकते हैं। तो इस इक्वेशन के हिसाब से आप बता सकते हैं कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन required to deposit 1 मोल ऑफ सोडियम, ये तो कह रहे हैं आप, यानी दैट इज 23 ग्राम। और ऐसे ही 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन required to deposit 1 मोल ऑफ क्लोरीन, दैट इज 71 ग्राम। या अब 1 मोल के रेस्पेक्ट में लीजिए, तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन required to deposit हाफ मोल ऑफ Cl2, और दैट इज कितना हो जाएगा? 35.5। ये चीज आपको मिल रही इस इक्वेशन से। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, अगर इसी चीज को आप ऑब्जर्व करते हैं तो आप क्या कहते हैं कि चार्ज, अब देखिए हम लोग निकाले चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है, ये सब पढ़ा हुआ है आपने। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज जो आएगा, आप जानते हैं चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। और 1 मोल इलेक्ट्रॉन में, 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 मोल इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10 पावर 23 इलेक्ट्रॉन। तो अब एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज ये है, इतने इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो यानी चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम इंटू 6.023 इंटू 10 पावर 23। तो ये वैल्यू आ जाती है 96485 कूलम मोल इनवर्स।
और इसी को अप्रोक्सीमेट कितना लेते हैं 96500 कूलाम मोल इनवर्स यानी कूलाम पर मोल, और इसी को आप क्या कहते हैं 1 फैराड, इसी को आप कहते हैं 1 फैराड। तो इसका मतलब है 1 मोल सोडियम सॉलिड को प्रोड्यूस करने के लिए आपको 1 मोल यानी 1 फैराडे की जरूरत पड़ती है। 1 फैराडे का मतलब यहाँ पे कितना हो गया, इतना, यानी इतना कूलाम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अगर आप पास कर दीजिए तो ये आपका प्रोड्यूस हो जाएगा। ये सीधा सीधा दिया गया है। इसी तरह से 71 ग्राम के लिए कितना चाहिए 2 × 96500, आप इस तरह से कर सकते हैं। तो ये चीजें आपको दी, ये चीजें जो है आपको दी गई हैं, इसी को आइए देखते हैं और आगे। अब इसी को अगर आप ध्यान दीजिए तो आपने कहा कि 1 मोल पे चार्ज हो गया, ठीक। तो अगर हम लोग मान लें हेंस चार्ज ऑन एन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन एन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, तो Q बराबर हो जाएगा N × F। एन एफ का मतलब एफ तो फैराडे कांस्टेंट हो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा, जैसे देखिए ये आ जाएगा ना। तो हम एग्जांपल कुछ लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कॉपर है, ठीक, कॉपर 2+ आयन 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, कन्वर्ट हो जा रहा है किसमें, कॉपर सॉलिड में, ठीक। Al है, Al+3 है, 3 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, कन्वर्ट हो जा रहा है Al सॉलिड में। Ag है, Ag+ 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, कन्वर्ट हो जा रहा है Ag सॉलिड में। और ये सब कितने बन रहे हैं 1 मोल, ठीक है, ये सब 1 मोल बन रहा है। लेकिन सबको 1 मोल बनने में जो आपको फैराडे चाहिए यानी कूलाम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चाहिए वो अलग अलग है। वो किसके बराबर है, चार्ज के बराबर। देख रहे हैं, चार्ज 2 है तो 2 मोल चाहिए, चार्ज 3 है 3 मोल चाहिए, चार्ज 4 है और 1 है तो 1 मोल चाहिए। इसका मतलब है कॉपर के लिए, फॉर कॉपर आयन के लिए, फॉर कॉपर के लिए क्या कहेंगे हम लोग, कॉपर के लिए कहेंगे ऐसे करेंगे फॉर ए, बी, सी। ए के लिए क्या होगा 2 मोल के रिक्वायरमेंट है, 1 मोल ऑफ कॉपर इज डिपॉजिटेड बाय द यूज ऑफ 2 × 96500 कूलाम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऐसे आप कर सकते हैं। बी के लिए क्या हो सकता है, बी के लिए 1 मोल ऑफ Al डिपॉजिटेड बाय द यूज ऑफ 3 × 96500 कूलाम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये सीधा सीधा आपको दिया गया है। इसी की सहायता से Ag के लिए क्या हो जाएगा 1 मोल ऑफ Ag इज डिपॉजिटेड बाय द यूज ऑफ 1 × 96500 कूलाम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इस तरह से आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग ऐसे कुछ इलेक्ट्रोलिटिक सेल को बारे में ले रहे हैं जो एक दूसरे से कनेक्ट है, एक सीरीज में कनेक्ट है और उसमें सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हम लोग पास करेंगे। और जब सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो अलग अलग इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन में जो है अलग अलग जो है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट होगा। तो जो अमाउंट डिपॉजिट होगा उसे हम लोग मोल के टर्म में दिखाएंगे। उसे किसके टर्म में दिखाएंगे, मोल के टर्म में दिखाएंगे। तो आइए इसी को देखते हैं और फिर उसी को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है भाई, क्या चीज है, कैसे है, इसी को ऑब्जर्व करते हैं। अगर इसी चीज को हम लोग देखें यहाँ पे, जैसे देखिए हमने कहा यहाँ पे एक कंटेनर ले लिया, 3 कंटेनर ले लिए,
3 कंटेनर ले लीजिए और इन तीनों कंटेनर को हम लोग जो है सीधे धीरे धीरे एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। 3 कंटेनर ले लिया और तीनों को हमने एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया। और इसमें जो है जैसे मान लीजिए इसमें AgNO3 ले लिया, इसमें कॉपर सल्फेट ले लिया इलेक्ट्रोलाइट, इसमें AuCl3 ले लिया इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है भाई, इसमें हमने जिस भी इलेक्ट्रोलाइट को लिया उसी मेटल का इलेक्ट्रोड ले लेते हैं। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया आपका। ये अगर Ag है तो यहाँ Ag का इलेक्ट्रोड होगा दोनों, कॉपर है तो कॉपर का, Au है तो Au का। और इसे बैटरी से आप कनेक्ट कर दीजिए। बैटरी से कनेक्ट कर दीजिए तो ये प्लस एंड हो गया और ये माइनस एंड, यानी ये प्लस हो गया, ये वाला क्या हो गया माइनस। तो जब ये माइनस होगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस, तो ये फिर क्या हो जाएगा माइनस, फिर ये क्या हो जाएगा प्लस, फिर ये क्या हो जाएगा माइनस। और इनको एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट कर दिया, ये इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन। बात को समझिए धीरे धीरे धीरे, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आपकी समझ में आ जाएगा तो बेस्ट है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है भाई, अब क्या कंडीशन कहा जा रहा है, 3 इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन है, एक ए मान लीजिए, एक बी और एक सी। तीनों इलेक्ट्रो, ये आपके टेक्स्ट बुक में इस तरह से क्वेश्चन भी दिया गया है। तीनों को एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल ले लिया, इलेक्ट्रोलिटिक सेल ले लिया, उसमें इलेक्ट्रोड्स क्रिएट कर लिया और बैटरी से जो है आपने पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल क्रिएट कर लिया और साथ ही साथ जो है मेटल के इलेक्ट्रोड सब ले लिए इस तरह से। अब इसमें कंडीशन क्या है, तीनों में सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करनी, समान मतलब सेम टाइम के लिए सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करनी, ये कंडीशन है इसकी। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे AgNO3 की बात कर रहे हैं, तो AgNO3 टूटेगा, AgNO3 टूटेगा तो क्या बनेगा Ag प्लस NO3 माइनस। यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस होगी कॉपर सल्फेट का, कॉपर प्लस 2 और SO4 2 माइनस। और यहाँ पे टूटेगा ये किसमें भाई, ये टूटेगा AuCl3, Au प्लस 3 और प्लस 3 Cl माइनस। ये इस तरह से इलेक्ट्रोलाइट टूटेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए कैथोड की, क्योंकि कैथोड पे ही डिपोजिशन होगा तो ऐड कैथोड सबके लिए रिएक्शन दिखाए। यहाँ Ag प्लस जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करके बना देगा Ag सॉलिड, 1 मोल दिखाई दे रहा होगा आपको, 1 मोल इलेक्ट्रॉन लिया है आपने। यहाँ पे कॉपर 2 प्लस आयन 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, कॉपर सॉलिड में डिपॉजिट हो रहा है। यहाँ पे Au 3 प्लस 3 मोल इलेक्ट्रॉन ले रहा है, Au सॉलिड में डिपॉजिट हो रहा है। गौर करने की बात यहाँ पे देखिएगा, 1 मोल Ab, 1 मोल Ab। ठीक है भाई, तो यहाँ कितनी कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, 1 × 96500 कूलम। यहाँ पे 2 मोल हो गया, 2 × 96500 कूलम। यहाँ हो गया 3 मोल हो गया, 3 × 96500 कूलम हो गया। ठीक, ये सीधा सीधा यहाँ पे हो गया। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि सब में तो अलग अलग वैल्यू लग रही है, सब में अलग अलग वैल्यू लग रही है, तो हम इसको कैसे ऑब्जर्व करते हैं, इसको देख समझ में आ गया होगा। अब इसी की सहायता से बताना चल रहा है।
अगर हम लोग इसी की बात करें तो यहां पे कह सकते हैं कि 1 मोल 1 मोल ऑफ Ag required to deposit by 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कितना 96500 कूलम, यानी ये मिनिमम हो गया। इतनी करंट सब में पास हो, हम पर इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। अब देखिए ऐसे 1 मोल ऑफ copper required to deposit by 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसकी चार्ज निकालने की जरूरत नहीं। तो अब हम लोग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन required to deposit 1/2 मोल ऑफ कॉपर, ये हो जाए। यानी 1 मोल Ag डिपॉजिट कर रहा है, 1 मोल किसको, 1 मोल इलेक्ट्रॉन 1 मोल Ag को डिपॉजिट कर रहा है, लेकिन 1 मोल इलेक्ट्रॉन कॉपर कितना डिपॉजिट करेगा 1/2। ऐसे ही 1 मोल ऑफ Au required to deposit by क्या मोल है भैया 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब 1 मोल इलेक्ट्रॉन कितना डिपॉजिट करेगा 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन required to deposit, कितना डिपॉजिट करेगा भाई 1/3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन नहीं 1/3 मोल ऑफ Ag। ये अब देखिए एक इक्वेशन हो गया। जब भी आप 965 कूलम 96500 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे एबीसी में, तो वहां पे आपको 1 मोल Ag का, यानी ए में 1 मोल Ag डिपॉजिट होगा कैथोड पे, और बी में 1/2 मोल कॉपर का डिपॉजिट होगा कैथोड पे, और सी में 1/3 मोल Au डिपॉजिट होगा इस पे कैथोड पे। इस आधार पे हम लोग ये कह सकते हैं, क्या चीज देखिए, इसको हम लोग इस तरह से ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, और हम लोग कह सकते हैं hence we can say that 1 mole of electron will deposit 1 mole of Ag half mole of क्या कहा हमने 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन विल डिपॉजिट 1 मोल ऑफ Ag एंड हाफ मोल ऑफ कॉपर और 1/3 मोल ऑफ Au। ये सीधा सीधा आपका हो गया। यानी अगर आपको सिंप्लीफाई तरीके से लिखना हो, इन जनरल the amount of element deposited किसमें in moles। तो आप क्या करेंगे, कितना मोल इलेक्ट्रॉन ले रहा है कितना चार्ज, यानी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन चार्ज ऑन द एलिमेंट, number of charge on the ions present, ये आपका जो है एक फार्मूला हो गया जिसकी सहायता से आप ऑब्जर्व
कर सकते हैं। ये इसको देखिए, इसकी सहायता से आप इन चीजों को फाइंड आउट भी कर सकते हैं। अगर हम एक एग्जांपल लेकर आपको समझाने का प्रयास करें, जैसे CrCl3 है, ये आयनाइज हो रहा है Cr3 प्लस प्लस 3Cl माइनस, ये है, तो इसी का डिपोजिशन होगा। तो Cr3 प्लस को 3 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए। इस फार्मूले को समझने के लिए एग्जांपल लिया हमने, 3 मोल और 1 मोल आपका डिपॉजिट हो रहा है, ठीक, 1 मोल, तो अमाउंट कितना डिपॉजिट हो रहा है, तो नंबर ऑफ मोल्स यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर आप इसको, और नंबर ऑफ चार्ज ऑन द आयंस, तो अगर ध्यान दीजिए तो कितना अमाउंट डिपॉजिट हो रहा है, 1 मोल डिपॉजिट हो रहा है, 1 मोल ऑफ क्रोमियम डिपॉजिट हो रहा है ना, आप तो यही देख रहे हैं, 1 मोल ऑफ क्रोमियम डिपॉजिट हो रहा है। कैसे जाना आपने, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 3, और 3 बराबर ये क्या आ जाएगा आपका, ये सीधे सीधे 1 लिख सकते हैं इस तरह से। यानी अगर हम अमाउंट ऑफ क्रोमियम डिपॉजिट करने की बात करें तो सीधे सीधे इसको हम लोग काट सकते हैं इस तरह से कि 1 मोल ऑफ क्रोमियम deposited to require 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ना। तो अब आपको 1 मोल के लिए कितना, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट, अब पर मोल की बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, तो ये आ जाएगा कितना, 1/3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी तो हमने डायरेक्ट लिया था 3 मोल है, तो 3/3 कर दिया था, 1 मोल डिपॉजिट हो रहा है, ये तो दिखाई दे रहा है। लेकिन अब 1 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए क्या आ जाएगा, कितनी वैल्यू आ जाएगी, 1/3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस तरह से आप काउंट कर सकते हैं इसको। तो ये आपका क्वांटिटेटिव एनालिसिस का है, जिसका आप ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है भाई, इतना इसको करें। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये कुछ एक बातों पे डिपेंड करता है, इसको हम लोग चर्चा कर चुके हैं, लेकिन अभी यहाँ पे सुन लीजिए। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड पे डिपेंड करता है, साथ ही साथ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड में आप जान लीजिए, आप यहाँ 2 तरह का इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं, एक इनर्ट इलेक्ट्रोड, अगर आपको याद हो जैसे आपने यूज किया था Ag प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, याद होगा आपको, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड हम लोग इस्तेमाल करते हैं, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड या Au, ये नोबल मेटल्स होते हैं, इनर्ट होते हैं, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, बस ये क्या करते हैं, एक्ट एज सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन की जरूरत हो तो इनसे ले लीजिए बस, और उनका कोई काम नहीं होता, ये रिएक्शन में कोई पार्टिसिपेट नहीं करते। और दूसरा जो है रिएक्टिव इलेक्ट्रोड, ये क्या करते हैं, ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, यानी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसलिए डिपेंड करता है, तो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि कैसा इलेक्ट्रोड आपने यूज किया। दूसरा इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में आपने कैसा इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन यूज किया है, उसमें जो आयंस बन रहे हैं उनका एसआरपी कैसा है। एसआरपी अगर ज्यादा है तो रिडक्शन शो करने की टेंडेंसी वो ज्यादा शो करेंगे, एसआरपी अगर कम है तो रिडक्शन शो करने की टेंडेंसी कम होगी, यानी ऑक्सीडेशन शो करेगी। इस बात पे डिपेंड करेगा। ये कहीं कहीं एक थोड़ा सा ये आप ऑब्जर्व करते हैं, थोड़ा सा अलग पॉइंट है, इसको थोड़ा समझ लीजिए। हमने कहा कि कुछ आप इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस देखते होंगे जिसमें रिएक्शन फिजिबल दिखाई देता है, लेकिन वो काफी स्लो होता है। स्लो होने की वजह से, स्लो होता है कब, एट लोअर वोल्टेज पे वो स्लो होता है, यानी अगर आप वोल्टेज बढ़ा दें तो शायद वो रिएक्शन हो जाए। तो लोअर वोल्टेज पे स्लो होने की वजह से वो आपको दिखाई नहीं देता होते हुए, मतलब वो फिजिबल है फिर भी दिखाई नहीं देता है होते हुए। तो इस तरह से रिएक्शन, इस तरह के रिएक्शन को थोड़ा सा एक्स्ट्रा वोल्टेज की जरूरत पड़ती है, जो उनकी थ्योरेटिकल वैल्यू है उससे थोड़ा एक्स्ट्रा वोल्टेज की जरूरत पड़ती है, और इसी एक्स्ट्रा वोल्टेज को हम लोग क्या कहते हैं, ओवर वोल्टेज कहते हैं। और यहाँ पे हम इसका एग्जाम्पल लेकर के आपको एक समझाना चाहते हैं। उसके बाद जो है फिर हम लोग जो है सिल्वर नाइट्रेट का इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे।
Ag इलेक्ट्रोड और प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के साथ उसी में फिर हम लोग इसको ऑब्जर्व कर देंगे। तो आइए देखते हैं इसको, और इसको सीधे सीधे हम लोग ऑब्जर्व कर देते हैं। जैसे देखिए, हमने आपसे क्या कहा, हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस एग्जाम्पल लेने चल रहे हैं। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl। आप इसको जरा तोड़ के देखिए, आप तोड़ सकते हैं, इसको तोड़ के बताइए। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl, अब अगर आपने तोड़ा होगा तो ये तोड़ा है, NaCl टूटा, Na प्लस एक्वस फॉर्म में है और प्लस Cl माइनस एक्वस फॉर्म में है। और चूंकि पानी भी है यहाँ पे लिया आपने, तो पानी भी टूटेगा, H प्लस आयन और प्लस OH माइनस, ये हो गया। अब यहाँ जो प्रोसेस होने की प्रोबेबिलिटी है वो समझिए पहले। यहाँ पे जो प्रोसेस होगा, यहाँ पे कैथोड पे ये दोनों जा रहे हैं, कैथोड पे ये दोनों दिखाई देंगे, एनोड पे आपको इनकी बात दिखाई देगी। तो अब देखिए, एट कैथोड, कैथोड पे क्या होगा, कंपटीशन होगा, कंपटीशन बिटवीन Na प्लस और H, Na प्लस एंड H प्लस में, किस बात का, कि कौन कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके रिड्यूस हो जाता है, किसका रिडक्शन होता है। तो ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया कि जो Na प्लस है उसका जो SRP है वो बहुत कम होता है इन कंपैरिजन टू H प्लस आयन। जैसे हम दिखा रहे हैं आपको, Na प्लस अगर ये एक्वस है, प्लस इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो कन्वर्ट हो रहा है Na सॉलिड, और इसकी जो ई नॉट वैल्यू है वो ई नॉट वैल्यू माइनस में होती है, -2.71 वोल्ट। और आप H प्लस आयन अगर आप ले रहे हैं, H प्लस आयन इलेक्ट्रॉन गेन करे, हाफ H2 गैस बन रहा है, हाफ H2 गैस बन रहा है, इसकी ई नॉट वैल्यू जो है 0 वोल्ट। खुद आप इमेजिन करिए, खुद आप इमेजिन करिए, ये माइनस में वैल्यू है, बहुत कम है, ये प्लस में ज्यादा है। तो इसका मतलब दोनों में जो कंपटीशन होगा, उस कंपटीशन में कौन जीतेगा, H प्लस आयन। तो यानी हैंस, या कहिए सीधे सीधे, H प्लस आयन की जो ड्यू टू हाई SRP वैल्यू ऑफ H प्लस आयन इन कंपैरिजन टू, किसके भाई, इन कंपैरिजन टू Na प्लस मस्ट बी रिड्यूस्ड, ये रिड्यूस्ड हो जाएगा। और जब ये रिड्यूस्ड हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, H प्लस इलेक्ट्रॉन गेन करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हाफ H2 गैस। ये सीधा सीधा आपका रिएक्शन कंप्लीट हो गया, ठीक। लेकिन ये H प्लस आयन आ कहां से रहा है, ये H प्लस आयन वाटर से, ये H प्लस अकेले तो मिलेगा नहीं, इसका मतलब वाटर से मिल रहा है। तो आपको ये रिएक्शन कैसे दिखाना पड़ेगा, बट H प्लस आयन comes from water, तो वाटर का रिडक्शन दिखाना पड़ेगा, वाटर, hence रिएक्शन बिकम्स, रिएक्शन कैसे हो जाएगा, देखिए खुद, H2O प्लस इलेक्ट्रॉन, हाफ H2 गैस और प्लस OH माइनस, ये आपका हो जाएगा OH माइनस आयन का फॉर्मेशन, ये हो, ठीक है। ये आपका रिएक्शन होगा, यानी ये आपका कैथोड पे ये रिएक्शन यहां प्रोसीड करेगा। इससे आइडिया हुआ आपको। अब इसके बाद चलिए एनोड की बात करें, एनोड को ही समझना है, इसी में ओवर वोल्टेज की बात हम लोग करेंगे। एनोड पे आएंगे, एनोड की अगर हम लोग चर्चा करते हैं, एट एनोड, एनोड पे बात करें,
एनोड पे आपका क्या होगा, OH माइनस, सॉरी आपका बना क्या, OH माइनस आयन है, और क्या बना था, इलेक्ट्रोलाइट कौन सा दिया था, Cl माइनस। ठीक है, एनोड पे ये रिएक्शन पॉजिटिव, Cl माइनस हाफ Cl2 में कन्वर्ट हो और इलेक्ट्रॉन दे दे। इसकी ई नॉट वैल्यू जो है वो है प्लस 1.36 वोल्ट, और यहाँ OH माइनस है, OH माइनस है, या OH माइनस कहां से आ रहा है, H2O से, 2H2O कन्वर्ट हो रहा O2 गैस और प्लस 4H प्लस और प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, और इसकी ई नॉट वैल्यू जो है प्लस 1.2623। अब आप इस इक्वेशन को देखिए, इसमें दोनों में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ एसआरपी वैल्यू किसकी ज्यादा है, ये एसआरपी वैल्यू इसकी ज्यादा है, इसको रिडक्शन शो करने की टेंडेंसी होनी चाहिए, सॉरी इसकी एसआरपी वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो ऑटोमेटिक है इसको रिडक्शन शो करना, तो ये ऑक्सीडेशन शो करेगा, यानी वाटर मस्ट बी ऑक्सीडाइज। तो आप कहेंगे सिंस एसआरपी वैल्यू ऑफ H2O is smaller than Cl minus ion, hence H2O must be what, oxidized। ठीक, H2O must be oxidized होना चाहिए। लेकिन आप जानते हैं ये रिएक्शन इस जिस वोल्ट का करंट इसमें पास होता है उस वोल्ट पे ये रिएक्शन होता ही, जिस वोल्ट का करंट ये पास होता है उस वोल्ट पे ये रिएक्शन होता ही नहीं, और इसलिए ये क्या होता है, ये रिएक्शन ना प्रेफर होकर के ये रिएक्शन प्रेफर्ड होता है, मतलब ये रिएक्शन होना चाहिए लेकिन ये रिएक्शन ना होकर के कौन सा रिएक्शन हो जाता है, Cl वाला हो जाता है, इस रिएक्शन को प्रेफर्ड किया जाता है, और इसलिए एनोड पे क्या मिलता है आपको, Cl2। ये अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप बता दीजिएगा, H2O must be oxide, but due to over voltage Cl2 gas are liberated at anode। ठीक है, ओवर वोल्टेज की वजह से Cl2 गैस जो है वो लिबरेट करेगा एनोड की तरफ, यानी ये वाला रिएक्शन फेजिबल होगा और ये रिएक्शन यहाँ फेजिबल नहीं होगा, ये रिएक्शन यहाँ पे संभव नहीं होगा। इस तरह से आप इसको कह सकते हैं ओवर वोल्टेज का जो है रीजन है, जिसकी वजह से ये रिएक्शन यहाँ से होना चाहिए लेकिन नहीं हो रहा है, और ये रिएक्शन प्रेफर्ड हो रहा है, और जिसकी वजह से क्लोरीन गैस यहाँ से इवॉल्व हो रही। तो ये ओवर वोल्टेज का एग्जाम्पल था। अब आइए हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है, उसका जो है AgNO3 का प्लेटिनम इलेक्ट्रोड यूज करके, AgNO3 का हम लोग Ag इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। ठीक है, इसी को देखिए फिर। देखिए कुछ क्वेश्चंस की बात कर रहे थे हम लोग, NCERT का क्वेश्चन नंबर 18 है, उसमें हमने अभी आप जो अभी पीछे बताया आपको है उसके अगर ध्यान रखिए, तो हमने बताया था रिएक्टिव और इनर्ट इलेक्ट्रोड को लेने के बाद नेचर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में क्या चेंजेस होते हैं वो हमने बताया है। तो पहला लिया है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 विद Ag इलेक्ट्रोड, और Ag इलेक्ट्रोड रिएक्टिव है यहाँ पे, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 विद प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, यानी आप प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड जो लिए हैं ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर 18 ये भी है, और क्वेश्चन नंबर 18 ये भी है, 18 है ये भी, ये आपका दोनों क्वेश्चन नंबर है, दोनों में इलेक्ट्रोड अलग अलग यूज किया गया है, बस ये ध्यान रखना है आपको। इलेक्ट्रोड जो है यहाँ पे आपने कौन सा यूज किया है, आपने यहाँ पे Ag इलेक्ट्रोड यूज किया है। तो होगा क्या, बस ये ध्यान, ये दो क्वेश्चन आपको दिए गए हैं और इन दोनों क्वेश्चंस का अलग अलग प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस हम लोग देखने चल रहे हैं। तो पहला अगर क्वेश्चन देखिए, हमने कहा कि AgNO3 का एक्वस सॉल्यूशन है, तो AgNO3 की इलेक्ट्रोलिसिस होगी तो वो Ag प्लस और NO3 माइनस में टूटेगा,
H2O टूटेगा तो H प्लस और OH माइनस में टूटेगा। ठीक, तो दोनों ये कैथोड की तरफ मूवमेंट करेंगे, क्योंकि कैथोड पे से मिलेगा क्या, इलेक्ट्रॉन, और दोनों जो है इलेक्ट्रॉन गेन करके रिड्यूस होना चाहेंगे। लेकिन हमें यहाँ पे पता है इन दोनों के बीच में कंपटीशन होगा, इन दोनों के बीच में कंपटीशन होगा, तो जिनकी इनर्ट वैल्यू यानी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ज्यादा होगी वो रिडक्शन ज्यादा शो करेगा। तो अगर आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखी होगी तो हाइड्रोजन के नीचे Ag, इसका मतलब Ag का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू जो है वो ज्यादा है। तो ये हम लिखा है SRP ऑफ Ag प्लस इज हायर देन H प्लस आयन, हेंस Ag मस्ट बी रिड्यूस्ड इन प्रेफरेंस टू H प्लस आयन। इसलिए Ag जो है वो रिड्यूस होगा, H प्लस आयन रिड्यूस नहीं होगा। तो Ag प्लस अगर रिड्यूस होगा तो Ag प्लस आयन इलेक्ट्रॉन लेकर Ag सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए। ये कैथोड का पूरा यहाँ तक रिएक्शन हुआ। इसके बाद जो है एनोड, चूंकि Ag एनोड है, आपने रिएक्टिव दिया है, Ag का इलेक्ट्रोड एनोड है, तो ये इंटरेक्ट करेगा, क्योंकि यहाँ देखिए NO3 है, OH माइनस, ये दोनों निगेटिव आयन है, ये एनोड की तरफ मूवमेंट करेंगे। और जब ये एनोड की तरफ मूवमेंट करेंगे तो ये क्या करेंगे, Ag से टकराएंगे, और बार बार टकराएंगे तो Ag इलेक्ट्रोड जो है वो पूछेगा आखिर भाई चाहते क्या हो, तो चाहता क्या कहेंगे आयन, कहेंगे कि आप भी ऐसा है एक इलेक्ट्रॉन लूज करके हम लोग के साथ आकर के प्लस के रूप में मिल जाइए। तो फिर Ag क्या करता है, Ag सॉलिड अपना बैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज करता है, और लूज करने के बाद Ag प्लस और इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है, और ये आपका प्रोडक्ट जो है Ag प्लस के रूप में एनोड पर बनता है, यानी Ag प्लस में एनोड Ag प्लस में टूट जाता है। तो ये एनोड का रिएक्शन हो गया। लेकिन अब यहाँ पे देखिए दूसरा प्लैटिनम इलेक्ट्रोड लेंगे तो वही चीज यहाँ पर भी रिएक्शन, देखिए ये रिएक्शन सेम, ये रिएक्शन सेम, कैथोड का रिएक्शन सेम होगा, एनोड में चेंज होगा। क्यों, क्योंकि प्लैटिनम जो होता है इनर्ट होता है, नोबल मेटल होता है, ये OH माइनस आयन और जो है NO3 माइनस आयन से इंटरेक्ट करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, उससे कोई भी उसमें परेशानी नहीं होगी। तो इसलिए जो है अब OH माइनस और NO3 माइनस में कंपटीशन होगा कि कौन रिडक्शन ज्यादा, कौन ऑक्सीडाइज होगा। तो यहाँ पे OH माइनस और NO3 माइनस की अगर हम लोग बात करते हैं तो OH माइनस आयन विल बी ऑक्सीडाइज इन प्रेफरेंस टू NO3 माइनस। क्यों, क्योंकि OH माइनस आयन का जो SRP है वो लोअर वैल्यू है, और इस वजह से OH माइनस आयन जो है वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा इन कंपेरिजन टू NO3। अगर OH माइनस ऑक्सीडाइज होता है तो OH प्लस इलेक्ट्रॉन या ऐसे 4 OH मिला के 2H2O प्लस 4 गैस आता है। अब आप जान लीजिए यहाँ पे एनोड पे हमें क्या मिलेगा, एनोड पे ऑक्सीजन गैस यहाँ पे इवॉल्व होती है, ये ध्यान रखना है आपको इस चीज का। ठीक है भाई, तो ये क्वेश्चन नंबर 18 था जिसको आपने ऑब्जर्व किया था। अब आइए चलते हैं, ठीक है, इतनी चीजें आप इसको पढ़िए, बाकी की बातें जो है नेक्स्ट उसमें पढ़ा जाएगा क्लास में।